माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग बात कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्टिविटी किस आधार पर देख रहे थे अपन? CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपनी बात चल रही थी। एल्कोहल की क्रियाशीलता और किस बेस पे चल रही थी? CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर। वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो OH बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर रिएक्शन देती है या एल्कोहल की क्रियाशीलता प्रदर्शित की जाती है, ये अपने पढ़ लिया। अब कल अपनी बात हो रही थी कि एल्कोहल की क्रियाशीलता CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर कैसे शो होगी, या वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर CO बॉन्ड ब्रेक होगा और एल्कोहल अपनी क्रियाशीलता को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब एल्कोहल की क्रिया करवाई जाती है तो एल्कोहल में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? CO बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरी रिएक्शन थी अपनी PCl5 के साथ। तीसरी जो रिएक्शन होगी अपनी वो होगी PCl3 के साथ। और जो 4 नंबर जो रिएक्शन, फोर्थ जो कैटेगरी इसमें आएगी वो होगी थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2। ये वो रिएक्शंस है जिसमें क्या होगा? एल्कोहल की क्रियाशीलता CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर बताई जाएगी। तो अपन ने कल इसकी हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ ली थी। आज अपन बात करते हैं PCl5 के साथ, PCl3 के साथ और थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एल्कोहल की क्रियाशीलता PCl5 के साथ। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो सेकंड है वो क्या होगी? रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ अपनी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो PCl5 के साथ एल्कोहल अपनी क्रियाशीलता कैसे प्रदर्शित करेगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं, सामान्य अभिक्रिया। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक सामान्य जनरल रिएक्शन लिख देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। इसमें क्या होगा कि जब कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड जब किसके साथ रिएक्शन करेगा? PCl5 के साथ, तो इसमें जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? हैलोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट बनेगा। हैलोजन का मतलब X की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Cl, Br और I। तो मैंने क्या कहा, जनरल रिएक्शन बताई मैंने। उसमें क्या हुआ कि जब कोई कंपाउंड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, वो जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या देगी? एक ऐसा उत्पाद देगी जिसमें क्या हो? हैलोजन प्रेजेंट हो। तो अपन इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं जिसमें अपने को एल्कोहल की क्रियाशीलता भी इजीली समझ में आएगी कि उसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड लेता हूं जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो मैं एल्कोहल से स्टार्ट कर देता हूं, ROH। इसकी रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाई जाए तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा अपनी क्रियाशीलता चल रही है, एल्कोहल की क्रियाशीलता किस आधार पर, कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें होगा? CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपन क्रियाशीलता पढ़ रहे हैं। तो ये तो कंफर्म है कि बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो यहाँ से होगा। अब PCl5 के साथ जब रिएक्शन होती है तो इसमें हमेशा ही एक तो POCl3 ग्रुप निकलेगा। जब भी PCl5 के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी तो हमेशा ही POCl3 निकलेगा।
जब POCl3 निकल गया, मतलब एक तो ये P, एक ये ऑक्सीजन, एक यहाँ से 5 क्लोरीन में से कितने निकल गए? 3। तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 2 क्लोरीन और बच गए। ये दो क्लोरीन है। एक तो यहाँ पे क्लोरीन किसके साथ आ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेंगे, HCl निकल जाएगा, प्लस एक जो क्लोरीन और बची वो इस R के साथ जुड़ जाएगी, RCl, एल्किल हैलाइड्स। तो अपन ने बात की एल्कोहल की क्रियाशीलता, जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक हुआ और CO बॉन्ड ब्रेक होने से इस एल्कोहल ने अपनी जो क्रियाशीलता प्रदर्शित करके ये प्रोडक्ट बना दिए। तो अपन ने बात की कि कोई भी जब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इस PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा हैलोजन कंटेनिंग कोई प्रोडक्ट बनेगा। हैलोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? ये जो एल्किल हैलाइड है ये अपना क्या हो जाएगा? मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कुछ और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को लूंगा जिसमें अपने को इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बनने वाला उत्पाद क्या होगा। तो मैं बात करूंगा जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग। इन एग्जांपल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये एग्जांपल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इस ट्रिक में क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग जो अपन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड काम में ले रहे हैं उस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में कोई भी अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर रिएक्शन में काम में ले रहे हैं उस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो? एक से ज्यादा। अगर ऐसा कंपाउंड्स अपन रिएक्शन में काम ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो? एक से ज्यादा हो, तो प्रोडक्ट में जो निकलने वाली ऑक्सीजन है, जो प्रोडक्ट में मेन प्रोडक्ट में बनने वाली जो उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें ऑक्सीजन वो आएगी जिसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड से जुड़ी ऑक्सीजन जुड़ी हुई होगी। तो प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन आएगी या ऑक्सीजन निकलने वाली ऑक्सीजन वो निकलेगी जिसमें क्या हो? सिंगल बॉन्डेड जुड़ी हुई हो। वो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी जो क्या हो? सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हो। तो मैंने क्या कहा कि जब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अपन रिएक्शन में काम में लेंगे तो उस रिएक्शन में वो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी या उनकी संख्या क्या हो? एक से ज्यादा हो, तो ऑक्सीजन वो बाहर निकलेगी जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हो। इस बात को अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने ये क्या बोला है। इस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की जगह मैं यहाँ पे क्या क्या काम में ले सकता हूँ रिएक्शन में, वो मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में एक तो अपन ने क्या ले लिया? एल्कोहल को काम में ले लिया, जिसमें अपन ने देखा कि ये जो ऑक्सीजन थी निकलने वाली थी, ये क्या किससे जुड़ी हुई है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो मैंने क्या कहा? किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अगर ऑक्सीजन की संख्या एक से ज्यादा है, इसमें तो अभी एल्कोहल में ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा नहीं थी, इसमें तो एक ही ऑक्सीजन थी, तो ये तो कंफर्म था कि निकलने वाली ऑक्सीजन यही होगी। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई ऑक्सीजन निकलेगी, सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ी हुई थी, ये बाहर निकल गई थी और प्रोडक्ट बना लिया था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अपन यहाँ पे क्या क्या काम में ले सकते हैं, एक तो अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं एसिड, और एसिड डेरिवेटिव्स में मैं बात करूं तो एनहाइड्राइड, ये एस्टर, इसी तरीके से एनहाइड्राइड, इसी तरीके से मैं कार्बोनाइल कंपाउंड बात करूं तो RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, इसी तरीके से मैं RC डबल बॉन्ड OH। ये कंपाउंड्स अपन ये कंपाउंड्स कौन से हैं? जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ये किस में बदलेंगे? हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। जब इनकी रिएक्शन किसके साथ होगी? PCl5 के साथ होगी। अब अपन इसी से स्टार्ट करते हैं। ये वो एग्जांपल्स काम में लेते हैं, इनकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं और अपनी स्ट्रिक को काम में लेके प्रोडक्ट बना लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको।
तो मैंने क्या कहा, जब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिएक्शन, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मैंने क्या बोल दिया, सबसे पहले मैं एसिड की अभिक्रिया जब PCl5 के साथ करवा देता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो अपन, जब मैंने कहा किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिएक्शन जब किसके साथ होती है, इस PCl5 के साथ होती है, तो अपना एक प्रोडक्ट कम फ्रॉम प्रोडक्ट क्या होगा, POCl3, ये तो अपना प्रोडक्ट कम फ्रॉम होगा, इसके साथ कुछ सब प्रोडक्ट बनेंगे, उसकी अपन बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि जब किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो, ऑक्सीजन बराबर यहाँ पे कितनी है, ऑक्सीजन 2। तो मैंने क्या कहा कि प्रोडक्ट में अगर कुछ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बनेगा तो ऑक्सीजन इस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन वो निकलेगी जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन क्या हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हो। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे कौन सी है, इस OH वाली, ये तो क्या है, डबल बॉन्डेड है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से नहीं निकलेगी, और ये जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये इधर यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो जो PCl5 की रिएक्शन करवाने से POCl3 बना है, ये जो ऑक्सीजन है POCl3 में, ये जो ऑक्सीजन, ये कौन सी है, सिंगल बॉन्डेड। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे निकली है ये कौन सी है, इस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट या एज ए इस प्रोडक्ट बनने से यहाँ पे बाहर निकल गई, और अपन क्रियाशीलता देते हैं CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर। तो इस साइड कौन सा ग्रुप बचा, ये एसिल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या जुड़ेगा, देखना ध्यान से, जब यहाँ से POCl3 निकल गया तो यहाँ पे कितनी क्लोरीन बची, 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन में से एक तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई प्लस HCl, यहाँ पे HCl बना लिया, और एक क्लोरीन और बची जो यहाँ पे RCO इस Cl के साथ जुड़ जाएगी। तो ये अपना हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये क्या होगा, मेन उत्पाद होगा या मेन प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एस्टर की, RC डबल बॉन्ड OR, इसकी रिएक्शन भी जब PCl5 के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 से ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी जो क्या हो, सिंगल बॉन्डेड हो, ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो POCl3 बनेगा और एक क्या बनेगा, यहाँ पे POCl3 में ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तो ये ग्रुप RCO, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन बच जाएंगी। जब Cl3 निकलने के बाद यहाँ पे 2 क्लोरीन बची, ये क्लोरीन एक तो इस ग्रुप के साथ जुड़ के चली जाएगी और एक इस R के साथ, तो क्या बनेगा, RCOCl प्लस RCl। तो ये जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ये इसमें क्या होंगे, मेन प्रोडक्ट होंगे। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसी तरीके से मैं बात करूं कार्बोनाइज्ड कंपाउंड्स की बात करूं मैं, RC डबल बॉन्ड O। अगर मैं कीटोन की बात करूं, ये क्या है, कीटोन, इसमें अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैंने एक बात कही, जब भी रिएक्शन होगी तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो कंफर्मेटिव प्रोडक्ट क्या होगा, POCl3, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। तो मैंने बात कही कि जो ऑक्सीजन निकलेगी इसमें क्या है, सिर्फ एक ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं है। जब सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं हो तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें से जब POCl3 निकल गया और यहाँ पे कितनी क्लोरीन बची, 2 क्लोरीन, ये क्लोरीन इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को कंप्लीट करेगी। तो अपना प्रोडक्ट क्या होगा, RC डबल बॉन्ड की बजाय यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, 2 क्लोरीन के द्वारा वैलेंसी कंप्लीट होगी, Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये R। ये हैलोजन कंटेनिंग ये जो प्रोडक्ट है ये अपना क्या होगा, मेन होगा, मेन प्रोडक्ट।
यहाँ पे क्या किया, 2 क्लोरीन बची, इसलिए 2 क्लोरीन ऑक्सीजन के निकलने के बाद इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया। कार्बन की यहाँ पे 4 वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये अपना मेन प्रोडक्ट बन गया। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो अपन ने देखा कि PCl5 के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिएक्शन या CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपन ने इस उत्पाद को बना के समझा दी। अब अपन बात करते हैं जो अपनी थर्ड रिएक्शन थी, ये अपनी बात हो गई PCl5 के साथ। तो अपनी सबसे पहली जो रिएक्शन थी CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर HX के साथ रिएक्शन, सेकेंड जो अपनी थी वो होगी PCl5 के साथ। थर्ड जो रिएक्शन आएगी, थर्ड जो रिएक्शन अपनी किसके साथ होगी, PCl3 के साथ। PCl3 के साथ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपन एल्कोहल की क्रियाशीलता देखेंगे। तो इसको समझाने के लिए उसी तरीके से मैं कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की अभिक्रिया जब मैं PCl3 के साथ करवाऊं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अपने को चेक करना है। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मैंने बता दिए कौन कौन से होते हैं। सिंपल मैं जब एल्कोहल से स्टार्ट करता हूं, एल्कोहल की रिएक्शन जब PCl3 के साथ करवाई जाती है तो क्या बनेगा, इसमें जो प्रोडक्ट है, कंफर्मेटिव प्रोडक्ट है, वो हमेशा ही क्या बनेगा, H3PO3। इसके साथ कुछ सब प्रोडक्ट होंगे वो भी बन जाएंगे। तो एक तो H3PO3 बनेगा। H3PO3 का मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन को अगर मैं, एक तो अपने बोला है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, बनने वाला प्रोडक्ट क्या हुआ, एक तो H3PO3 निकलेगा बाहर। तो H3PO3 का मतलब क्या हो गया, एक तो इस ये बॉन्ड, सबसे पहले तो ये CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो H3PO3 निकल गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड बनेगा। एल्किल हैलाइड का मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं, बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन, 3 एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पे भी 3 एल्किल ग्रुप। ये रिएक्शन अपनी क्या है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ जब PCl3 की रिएक्शन करवाई जाती है तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा H3PO3 और एक क्या बनेगा, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड या RCl, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब अपन बात करते हैं कि इसी तरीके से ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में बात करूं तो RC डबल बॉन्ड OH जब एसिड की अभिक्रिया PCl5 के साथ या PCl3 के साथ करवाई जाती है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक तो क्या बनेगा H3PO3 प्लस, इसको बैलेंस्ड कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है तो 3, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3, फास्फोरस E1, और बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड यहाँ पे कितने हैं, 3 एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पे भी ये भी कितने हो जाएंगे, 3। ये जो अपनी रिएक्शन है ये क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई। तो अपने बात की ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ने रिएक्शन शो करके क्या बनाया, एक तो H3PO3 और एक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ये अपनी बात हो गई PCl3 के साथ किस तरीके से ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ने रिएक्शन करके CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर इसने अपनी क्रियाशीलता को प्रदर्शित किया। अब अपन बात करते हैं जो इसकी 4th कैटेगरी है, वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। कि जब थायोनिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है वो अपन चेक करते हैं। तो फर्स्ट जो अपनी रिएक्शन थी वो कौन सी हो जाएगी, थायोनिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कैसे होगी, जब मैं बात करूं एल्कोहल की रिएक्शन, जब
ये अपन किस आधार पर पढ़ रहे हैं? CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर। तो एल्कोहल की रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? इसमें एक तो एल्किल हैलाइड प्लस एक बनेगी SO2 गैस निकलेगी बाहर और एक यहाँ पे क्या आएगा? HCl। ये प्रोडक्ट बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे देखना ध्यान से। अपन बता रहे हैं CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर एल्कोहल की क्रियाशीलता। ये CO बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पे क्या हुआ? SO2 गैस निकलेगी। SO2 गैस का मतलब SO और ये ऑक्सीजन, SO2 दोनों मिलकर SO2 बना लेंगे। और ये जो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे कितनी है क्लोरीन? कितनी है? 2 क्लोरीन। एक तो इस H के साथ जुड़ जाएगी और एक इससे R के साथ जुड़ जाएगी। तो एक एल्किल हैलाइड्स, एक SO2 और एक HCl बाहर निकल जाएगी। तो ये अपने क्या हो गए? प्रोडक्ट बन गए। तो अपन ऐसी रिएक्शन की बात की जिसमें एल्कोहल की क्रियाशीलता किस आधार पर देख रहे हैं? CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एसिड जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाए? थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अपन ने बात की कि एक तो SO2 निकलेगी, SO2 गैस, SO2 गैस निकलेगी। SO2 गैस का मतलब क्या हो गया? एक तो SO और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगी। जब किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में ऑक्सीजन की संख्या एक से ज्यादा हो तो वो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी जो क्या हो? सिंगल बॉन्डेड हो, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हो, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। और अपन CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर अपन क्रियाशीलता देख रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O और क्या जुड़ेगा यहाँ पे? एक Cl प्लस एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे जो 2 क्लोरीन थी, ये जो 2 क्लोरीन है एक तो इस H के साथ जुड़ गई और एक किसके साथ जुड़ी? इस RCO ग्रुप के साथ जुड़ गई। तो यहाँ पे एक तो SO2 गैस बाहर निकल गई और HCl और RCOCl हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इस तरीके से अपनी रिएक्शन देंगे और उत्पाद का निर्माण कर देंगे। तो अपनी जो बात चल रही थी एल्कोहल की क्रियाशीलता किस आधार पर देख रहे थे? CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर। ये अपनी कंप्लीट हो गई है। अपने सबसे पहले जो पढ़ा था वो अपनी रिएक्शन थी HX के साथ अभिक्रिया। HX के साथ अभिक्रिया अपनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अपन ने पढ़ा PCl5 के साथ, उसके बाद PCl3 और अब उसके बाद थायोनिल क्लोराइड के साथ। यह एल्कोहल की रिएक्टिविटी हो गई CO बॉन्ड ब्रेकिंग के आधार पर। अब अपना जो टॉपिक था अपन बात कर रहे थे, जो अपने प्रीवियस जो लेक्चर है उनमें अपन ने बात की थी जो एप्लीकेशन किसके? इंडक्टिव इफेक्ट के। जो अपन बात कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन की। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स, उसके बाद अपन ने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल्स, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। आज अपना टॉपिक जो फोर्थ कैटेगरी थी एप्लीकेशन की रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल वो अपनी कंप्लीट हो गई है। अब अपन जो एप्लीकेशन थी, जो 5वीं एप्लीकेशन थी वो अपन बात करेंगे अम्लीय प्रकृति की। अम्लीय प्रकृति किसकी? एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अपन आज बात अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति को या हाइड्रोजन एटम की एसिडिक नेचर को किस तरीके से पता करते हैं। ये एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का 5th नंबर एप्लीकेशन। इसमें अपन बात करेंगे कि हाइड्रोजन एटम किसी एलिमेंट्स या ग्रुप के साथ जुड़कर या बाहर निकलकर किस तरीके से अपनी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, उसकी बातें करते हैं। उससे पहले अपन बात करेंगे अम्लीय प्रकृति क्या होती है और कुछ कंपाउंड्स के अपन अम्लीय प्रकृति की भी एग्जांपल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन अब अपना जो 5th एप्लीकेशन है अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी? अपनी हेडिंग होगी अम्लीय प्रकृति, हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति। हाइड्रोजन एटम
की अम्लीय प्रकृति इसकी अपन बातें करते हैं। तो इसको स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कोई एग्जाम्पल लिया जिसमें अपन को ये चेक करना है कि हाइड्रोजन एटम किस तरीके से अपनी एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया AH, कोई हाइड्रोजन एटम जब किसी A ग्रुप के साथ या A ग्रुप के साथ अपनी बॉन्ड बना रहा है तो इसमें क्या होगा, अपनी अम्लीय प्रकृति शो करेगा। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, अम्ल क्या होता है, जो H+ देता हो, -H+। अम्ल क्या होता है, जो H+ का त्याग करता हो, H+ का त्याग। तो यहां से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। एसिड अम्ल क्या होता है, जो H+ देगा, H+ देने से इस अम्ल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होगी। तो यहां से मैं H+ निकाल दूं, -H+, यहां से H+ के फॉर्म में निकल गया। तो इसने H+ देके अपनी कौन सी प्रकृति को शो किया, अम्लीय प्रकृति को, कि अम्ल वो होते हैं जो H+ देते हैं। H+ देने से ये A पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अम्ल का हमेशा ही क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। अम्ल का हमेशा ही क्या बनता है, संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार का मतलब क्या हुआ, ये जो संयुग्मी क्षार अम्ल से एक H+ निकलने के बाद बना है, उसको क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार। इस संयुग्मी क्षार, इस एल्कोहल या इसकी हाइड्रोजन एटम की इस हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति इस संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के समानुपाती या स्थायित्व पे डिपेंड करेगी। मैंने क्या कहा, इस हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति इस कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व पर निर्भर करेगी। अगर ये संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा होगा, अगर इस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा होगा तो इस अम्ल की अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व कम होगा तो इस अम्ल की अम्लीय प्रकृति भी कम होगी। इस बात को अपन एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये तो अपनी बेसिक थी कि अम्ल की प्रकृति, अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि उसने H+ का त्याग किया, उसके बाद जो बनने वाली स्पीसी क्या होगी, अम्ल का संयुग्मी होगा। अम्ल का संयुग्मी मतलब क्या होगा, संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार का जो अम्लीय प्रकृति, हाइड्रोजन एटम की जो अम्लीय प्रकृति है, वो इस संयुग्मी क्षार के स्थायित्व पर डिपेंड करेगी। अगर ये बढ़ेगा तो इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, अगर ये घटेगा तो इस अम्ल की अम्लीय प्रकृति भी घटेगी। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि किस तरीके से कॉन्जुगेट बेस के जो स्टेबिलिटी है, कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार का स्थायित्व है, उस पर अम्लीय प्रकृति किस तरीके से डिपेंड करेगी। मैंने कोई एग्जांपल लिया, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, जैसे एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी तरीके से CH2 डबल बॉन्ड C और H, यहाँ पे भी H, इसी तरीके से CH3 CH2H। ये मैंने एग्जाम्पल लिए। इसमें देखेंगे किस तरीके से हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर देखा जाता है। तो अपन बात करते हैं। मैं सबसे पहले इस हाइड्रोजन को HA HB और यहाँ पे इसको HC दे देता हूँ। अब ये पूछेगा अम्लीय प्रकृति का क्रम बताओ, अम्लीय प्रकृति का क्रम, अम्लीय प्रकृति का क्रम बताओ। सही ऑर्डर इसका क्या होगा, किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो मैंने क्या कहा कि जब कोई कंपाउंड
या जब कोई हाइड्रोजन किसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप, इसको मैं ए मान लेता हूं, ए अभी बताया मैंने, इसको ए मान लेता हूं। तो ये हाइड्रोजन किसी ए एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ए ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी ए के साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी ए के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति का मतलब हो गया ये क्या करेगा, यहाँ से HC पॉजिटिव के रूप में H+ को बाहर निकालेगा। इसी तरीके से यहाँ भी -HB पॉजिटिव के रूप में H बाहर निकालेगा, और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, -HA पॉजिटिव के रूप में बाहर। अम्लीय प्रकृति का मतलब तो यही हुआ कि हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल गया। अब बनने वाला जो ये अम्ल है, क्योंकि H+ दे रहा है, ये तीनों अम्ल हैं। अम्ल का मतलब क्या हुआ, इससे बनने वाला H+ जाने के बाद अम्ल का हमेशा ही क्या बनेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार। तो इससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस वो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकल गया, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ से HB बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पे CH3 CH2, और ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल गया, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये अपनी बात हुई कॉन्जुगेट बेस। अब मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति किस बात पे डिपेंड करेगी, इस कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व पर, इनका जो स्थायित्व होगा उस पर डिपेंड करेगी। अगर इनका स्थायित्व ज्यादा होगा तो उसकी अम्लीय प्रकृति भी ज्यादा होगी, अगर इनका स्थायित्व कम होगा उसकी सबसे कम अम्लीय प्रकृति होगी। तो इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो अपने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि उसके अंदर अपने क्या देखा था, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी या कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, ये जो यहाँ पे मैंने पीछे जो लेक्चर है उसमें बताया था कि इसकी जो परसेंट एस करेक्टर सबसे ज्यादा होता है, इसका जो परसेंट एस करेक्टर यहाँ पे इसका सबसे कम होता है। तो यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर बढ़ने से, परसेंट एस करेक्टर बढ़ने से विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी, और किसी एलिमेंट की विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो उस पे कैसा चार्ज रखने की टेंडेंसी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसकी परसेंट एस करेक्टर विद्युत ऋणता कम होने से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्यों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ेगी। यहाँ से पहले से नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी भी और बढ़ गई, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इसके कंपैरेटिवली, और इसकी सबसे ज्यादा होगी इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसकी अगर कॉन्जुगेट बेस का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रकृति भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय प्रकृति है वो किसकी होगी, HC की। अपने हाइड्रोजन की देखनी थी अम्लीय प्रकृति, कि हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व पे डिपेंड करेगी। यहाँ से H+ जो जाएगा वो इजीली रिमूव होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो HC की सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति, उसके बाद मैं बात करूं तो HB की, और उसके बाद बात करूं तो HA की। ये ऑर्डर हो गया अपना हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर अपना हो गया। अपने देखा कि कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व को काम में लेके अपन ने हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर बता दिया। अब अपन ये तो हो गई अम्लीय प्रकृति, हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति और उसका एग्जाम्पल। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना टॉपिक होगा हाइड्राइड्स की अम्लीय प्रकृति। कि अपन आवर्त सारणी में पढ़ते हैं कि जो पी ब्लॉक्स हैं, पी ब्लॉक्स के हाइड्राइड से वर्ग में ऊपर जाने से, ऊपर से नीचे जाने पर, और जो आवर्त है, जो पीरियड है उसमें लेफ्ट टू राइट या मैं कहूँ बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी हम चर्चा या उसकी हाइड्राइड्स की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो
मैंने जो अभी तक बात की है अम्लीय प्रकृति, हाइड्रोजन्स की अम्लीय प्रकृति, उसको अपने एग्जांपल से समझा। अगर ये अम्लीय प्रकृति आपको समझ में आई तो इजीली जो हाइड्राइड्स है, जो पी ब्लॉक्स के जो हाइड्राइड्स है, उनकी जो अम्लीय प्रकृति है वो भी इजीली समझ में आ जाएगी। तो आप इसका बार बार रिवाइज करिएगा और लिख लिख के याद करिए।